यहाँ पे आने के बाद सिचुएशन कभी-कभी ऐसी भी आती है कि अरे आज मैं लंच करूँ या आज मैं डिनर करूँ। एवरी टाइम आई फेल्ट लाइक आई शुड गिव अप। आई जस्ट थॉट अबाउट दैट मोमेंट व्हेन आई मेड दैट डिसीजन। अगर सब चीज़ आपके प्लान के हिसाब से हो रही है, वेरी गुड राइट? लेकिन अगर कोई चीज़ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, इट्स इवन बेटर। स्ट्रगल कुछ भी नहीं उस बंदे के स्ट्रगल के सामने। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू कंपेयर माई सेल्फ। काफ़ी स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। एक पार्ट टाइम जॉब भी क्रैक, वन वे जर्नी वॉज 1.5 आवर्स। सो 3 घंटे तो ट्रेन में ही जाते थे सुबह शाम। नमस्ते। आपका स्वागत है राइजिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स के आज के एपिसोड में, जहां पे हम लेकर आते हैं माइग्रेंट्स की रियल लाइफ और अनफिल्टर्ड स्टोरीज। हम अक्सर सुनते हैं लोगों को कहते हुए कि वो विदेश 2 सूटकेस के साथ गए थे, पर आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो विदेश सिर्फ 2 सूटकेस के साथ नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ एक बहुत बड़ा सा लोन लेके प्लस अपनी फैमिली की सारी सेविंग्स लेकर आए थे। तो चलिए जानते हैं उनका सफर कैसा रहा स्टूडेंट से सिटीजनशिप तक का। आज के हमारे गेस्ट हैं मजर शेख। मजर जी, वेलकम टू द शो। इट्स एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो विद अस टुडे। Thank you, Shampi. It is my honor to be on your show. I feel really happy to be a part of the show and doing an interview with you. थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल जो हम जानना चाहेंगे, हु इज मजर शेख? Mazhar Sheikh is a family man. दो बच्चों का बाप, originally from Mumbai, but since last 15-16 years मैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड में रहता हूँ। मेरी फैमिली के साथ में यहाँ पे, एंड देन मेरे पेरेंट्स बाकी सारे इंडिया में है। तो यहाँ मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। आई वर्क इन एन आईटी कंपनी, मल्टीनेशनल। तो मजर जी, आप मुंबई से हैं, अपना थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? जी, ऑफ कोर्स, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, लाइक वहीं पे पले बड़े हैं। तो स्कूलिंग भी वहीं हुई है। स्कूल के बाद में आई थिंक उस वक़्त मुझे याद है जहाँ तक कि मैंने कॉमर्स जॉइन किया था आफ्टर माय एसएससी, क्योंकि साइंस में एज़ यू मे नो राइट कि साइंस में काफ़ी हाई परसेंटेज लगते हैं एसएससी में, अगर आपको साइंस में एंट्री चाहिए तो। और उस वक़्त मेरे थोड़े परसेंटेज कम पड़ गए थे, काफ़ी स्ट्रगल हो रहा था। बट इसीलिए मैंने फिर कॉमर्स जॉइन कर लिया था भवंस कॉलेज में अंधेरी। अम, जब मैं फर्स्ट डे कॉलेज गया तो वहाँ पे आई थिंक मुझे एक क्लास में अराउंड 110 किड्स या 100 के ऊपर ही थे वो, पता नहीं कितने थे, बट 100 के ऊपर किड्स दिखे। एंड एंड उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि यू नो कॉमर्स मुझसे तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो कॉलेज सिर्फ 3 दिन गया मैं। एंड आई थिंक इन 3 दिनों में आई रियलाइज़ कि कॉमर्स मुझसे नहीं होगा। बट उसके बाद आई मेड अ मूव टू पॉलिटेक्निक इन आईटी, बिकॉज़ आई वाज़ ऑलवेज़ इनटू कंप्यूटर्स, लाइक उस वक़्त तो पीसीज़ होते थे, बट या आई यूज्ड टू जस्ट फिक्स माय ओन पीसीज़। सो दैट वाज़ अ मोस्ट ऑब्वियस एंड लाइक समथिंग जो मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट था। um, तो मज़र जी, जैसे आपने बोला कि कॉमर्स से आपने इंजीनियरिंग में स्विच करा, तो इंजीनियरिंग में कुछ स्ट्रगल हुए थे क्या? या ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग में तो काफ़ी स्ट्रगल हुआ। द आई थिंक सबसे जहाँ तक मुझे याद है, इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी हाई लाइक इन डिमांड कोर्स। वहाँ पे ऐसा था कि अगर आपके परसेंटेज बहुत हाई है तो आपको शायद आपके बॉम्बे में विद इन सबर्ब्स आपको कॉलेजेस में एंट्री मिलती है या एडमिशन मिलता है। बट मुझे याद है जो परसेंटेज मेरे आए थे उस हिसाब से तो मुझे न्यू बॉम्बे में एडमिशन मिला था। Unless, of course, we pay like 10 lakhs or whatever, 12 lakhs of donation to a college. लेकिन आई थिंक इंजीनियरिंग का toughest struggle was my commute, क्योंकि मैं, शायद आपको पता है, तो मैं गोरेगांव में रहता था, एंड देन गोरेगांव से माय कॉलेज वाज इन नवी मुंबई खारघर। एंड देन वहाँ से मुझे आई थिंक मैं 3 ट्रेन चेंज करके जाता था कॉलेज। पहले तो गोरेगांव से आई थिंक it was अंधेरी या बांद्रा, and then Bandra say I used to go to Kurla, and then Kurla say I used to go to New Bombay. So that was very challenging, क्योंकि इंडिया की ट्रेन्स आपको पता ही है, they're not the easiest mode of transport. But I think I survived that for 3 years, up and down every single day. और I think उस वक्त one way journey was 1.5 hours. So 3 घंटे तो ट्रेन में ही जाते थे सुबह शाम। ओके।
और फिर आपने न्यूज़ीलैंड आके भी पढ़ाई करी, तो न्यूज़ीलैंड आपने क्यों चुना पढ़ने के लिए आगे? तो न्यूज़ीलैंड का ऐसे हुआ कि इट वाज़ ओरिजिनली नॉट ऑन माय प्लान। मेरा पहले आफ्टर माय इंजीनियरिंग माय प्लान वाज़ टू गो टू यूके, क्योंकि मैंने यूके की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और मुझे अप्रूवल इन प्रिंसिपल जो कहते हैं वो भी आया था आफ्टर माय इंजीनियरिंग। एंड द मेन रीज़न फॉर मी टू डू दैट वाज़ कि इंजीनियरिंग के बाद मुझे एक सही जॉब नहीं मिल रहा था। मैंने काफ़ी कैंपस प्लेसमेंट्स ये सब ट्राई किया, लेकिन आई वाज़ नॉट ब्रेकिंग थ्रू देम। मैंने ऐसे ही टेम्परेरी कहीं जॉब जॉइन कर लिया, बट इट वाज़ स्टिल नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। लेकिन तो फिर मैंने इसीलिए सोचा कि उस वक़्त एक ट्रेंड था काफ़ी मेरे भी फ्रेंड सर्कल्स में कि लोग बाहर जाके पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं। तो आई थॉट वी शुड आल्सो ट्राई दैट, तो मैंने यूके ट्राई किया, लेकिन फॉर्च्यूनेटली यूके के काफ़ी फ्रेंड्स थे जो उस वक़्त वापस आ रहे थे यूके की स्टडीज़ के बाद। और उनको ऐसे था कि अब इतना सब इन्वेस्ट किया है वहाँ की स्टडीज़ में, तो जॉब भी नहीं मिल रही है, देन दे आर कमिंग बैक विद अ हेवी लोन और सच अ बिग इन्वेस्टमेंट टू पे ऑफ। देन मैंने न्यूज़ीलैंड ट्राई किया। आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया इन पोस्ट ग्रेजुएट्स इन कंप्यूटर साइंस। तो आई थिंक दैट दैट जस्ट हैपेंड टू मी, ऑल्दो न्यूज़ीलैंड उस वक़्त वाज़ अ वेरी अननोन कंट्री, क्योंकि पहले तो सिर्फ़ मैप में देखा था न्यूज़ीलैंड को, एंड देन वो इंडिया से भी इतना दूर है, सो आई ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता कि हाउ आई केम टू न्यूज़ीलैंड, बट आई थिंक इट वाज़ जस्ट मेंट टू बी। ओके। और फाइनेंशियली ये डिसीजन कैसा रहा था आपके लिए न्यूज़ीलैंड आने का? क्योंकि देखिए जब हम किसी भी विदेश में आके पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ एजुकेशन लोन नहीं होता है, उसके साथ-साथ आपके रहने का, खाने का भी खर्चा होता है और वो हम क्योंकि यहाँ पे डॉलर्स में होता है, इंडिया में रुपीज़ में होता है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे आप? हाँ, फाइनेंशियली तो काफ़ी चैलेंजिंग था शुरू में तो, लाइक आई मीन यहाँ की फ़ीस एंड नॉट जस्ट यहाँ न्यूज़ीलैंड की, लाइक कहीं भी आप इंटरनेशनली जाओ तो फ़ीस तो काफ़ी हाई होती है, स्पेशली अगर आप करेंसी कन्वर्जन ये सब अप्लाई करो तो इट्स वेरी हाई। तो यहाँ की भी फ़ीस एज़ एक्सपेक्टेड वाज़ वेरी हाई, सो फाइनेंशियली वी हैड टू वर्क आउट, आई हैड टू वर्क आउट कि मैं किस तरह मैनेज करूँ इस इतना बड़ा एक्सपेंस एंड फ़ीस एंड लाइक लिविंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। I ended up getting a loan from the bank, क्योंकि most of the fees was covered by the loan from the bank, but that's just a fee, right? क्योंकि साल भर यहाँ रहना है, खाना है, पीना है, रेंट है, अपार्टमेंट का, ये सब भी मैनेज करना है, which adds up really quickly, right? तो उस वक़्त और मेरी तो कुछ सेविंग थी नहीं, क्योंकि जस्ट फ्रेश आउट ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट एंड देन ना जॉब थी स्टेबल। तो आई थिंक मैंने मेरे फैमिली का सपोर्ट काफ़ी यूज़ किया एंड आई एम फॉर्च्यूनेट कि मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला इन दिस डिसीजन, कि मैं दे नेवर सेड कि मत कर या मत जा। तो आई थिंक उनकी सेविंग्स, मेरे डैड एंड देन भाई एंड मॉम, इनकी सेविंग्स से मिला जुला के हमने कुछ इकट्ठे किए, एटलीस्ट सो दैट आई कैन कम हियर, सर्वाइव फॉर अ कपल मंथ्स एंड देन इन 2 महीनों में आई कैन फिगर आउट कि कुछ पार्ट टाइम करूँ या कुछ जस्ट टू सस्टेन द मेंटेनेंस एंड माय लिविंग एक्सपेंसेस। और थोड़ा-सा बताएँगे आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप यूनिवर्सिटी गए, वहाँ का पहला दिन और आपने इंडिया में हमेशा पढ़ाई करी थी, तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना डिफरेंट है इंडिया से? आई थिंक कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट्स कर रही हो या मास्टर्स कर रही हो तो इट्स मोर रिसर्च ओरिएंटेड, जहाँ पे आपको लाइक ऐसे टेक्स्ट बुक रट्टा मार के नहीं जानी है, कि आप एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले आप रट्टा मार लो, जाके लिख दो। ऐसे नहीं होते कोर्सेज में या एग्ज़ाम्स में। बट फॉर माय कोर्स स्पेसिफिकली मैंने इंडिया में ही मेरे कोर्सेज लाइक सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिए थे कि मुझे ये सब्जेक्ट्स करने हैं 2 टर्म्स में या 2 सेमेस्टर्स में। एंड देन
फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे रिसर्च जब मैं कह रहा हूँ टू पुट इन पर्सपेक्टिव, इट्स लाइक आप सर्वे करो, आप उसके प्रैक्टिकली देखो उसमें, लाइक आप यू मेक अ सर्वे फॉर पीपल एंड देन उनको सर्वे सेंड करो, एंड देन सर्वे से यू इवैल्यूएट द सर्वे एंड देन स्टडी फ्रॉम दैट। प्लस देयर आर नो बुक्स हियर, लाइक कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं है कि आप पूरा बैग भर के लेके जाओ डेली एंड वापस लेके आओ। लाइब्रेरी इज योर होम मोस्ट ऑफ द टाइम। आई थिंक एज अ स्टूडेंट फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, मैं सुबह 7-8 बजे घर से निकलता था तो शाम के 7-8 बजे घर आता था। कॉलेज की क्लासेस भी यहाँ पे लाइक स्प्लिट होती थी, ऐसे नहीं कि आपकी 9 to 3 या 9 to 4 पूरा बैक टू बैक क्लासेस है, वैसे नहीं होती थी। इस लाइक एक क्लास आपकी मॉर्निंग में होगी, एक आफ्टरनून में होगी या कभी इवनिंग में होगी। सो उसके बीच में जो गैप होता था, आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम इन द लाइब्रेरी, बिकॉज लाइब्रेरी में ही आपको आपका ना रिसर्च के बुक्स मिलेंगे, एंड देयर इज नो स्पेसिफिक बुक। आपके पास गाइडेंस के लिए कुछ बुक्स दी होगी, लेकिन नथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम यूजिंग अदर बुक्स फॉर योर स्टडीज। एंड ज़्यादा करके ग्रुप बेस्ड स्टडी होती है यहाँ पे, लाइक एज अ ग्रुप और एज अ टीम यू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। आई थिंक दैट्स समथिंग डिफरेंट, क्योंकि इंडिया में शायद मैंने किया होगा, लेकिन इट वाज जस्ट वन सब्जेक्ट वेयर आई डिड अ टीम प्रोजेक्ट करना पड़ा, एंड विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इंडिया में तो ठीक है, बट यहाँ पे देयर आर पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स एंड अदर कंट्रीज, एंड देन वो डायनामिक्स और उनके वेवलेंथ पे चलना, दैट इज अ बिट that was all a bit new to me. तो it was a good learning curve, like काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का पढ़ाई का भी। ओके। तो आप 5 किलो का बस्ता लेकर नहीं जाते थे यहाँ पर, जैसे हम नहीं, नहीं, स्टूडेंट बिल्कुल करते हैं। नहीं। तो कितना ईज़ी या डिफ़िकल्ट रहा इस चीज़ ट्रांज़िशन को अडैप्ट करने में? क्योंकि इंडिया में हमारा माइंडसेट हमेशा होता है कि एक प्रिस्क्राइब्ड बुक मिल जाती हैं साल के शुरुआत में, और यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स नहीं हैं, तो चैलेंजिंग रहता है क्या? या लोग एडजस्ट कर जाते हैं? मैं सिर्फ़ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपके फ्रेंड सर्कल में भी जो इंडिया से आए थे या एशियन कंट्रीज़ से आए थे, वाज़ इट ईज़ी हुँ, फॉर हुँ। देम टू अडैप्ट? आई थिंक एवरी पर्सन इज डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे मेन सबसे अच्छी बात होती है कि देयर इज सपोर्ट फॉर यू, राइट? कि अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो आप आप वापस अपने प्रोफेसर के पास जा सकते हो या लेक्चरर के पास जा सकते हो। ऑल्दो वो दे आर लाइक वेरी बिजी, यहाँ पे इंडिया जैसे तो नहीं है, बट यू हैव टू ईमेल देम, यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद देम। आप ऐसे ही उनके क्लास में या कहीं भी उनके स्टाफ रूम में, यू कैन नॉट जस्ट गो एंड सिट देयर और मीट देम। उनके साथ को आपको उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करना आता है, और उसके बाद में आप आप उनसे मिलो, आप उनको बताओ क्या है इश्यूज आपके। सो एंड अगेन लाइक आई सेड, राइट, कि हर इट्स इंडिविजुअल बेस्ड, कि काफ़ी लोग जहाँ तक मैं जानता हूँ अडेप्ट कर लेते हैं इस काइंड ऑफ एजुकेशन को, बट काफ़ी लोग स्ट्रगल भी करते हैं, क्योंकि उन्हें लाइक दे नॉट यूज्ड टू रिसर्च वे स्टडी, एंड देन दे आर लॉस्ट, क्योंकि कभी सपोज उनके टीम में अच्छे लोग नहीं है जो उनको गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं, या तो दे आर स्टक इन दैट सिचुएशन कि अब पूरी टीम ही ऐसी है तो अब कौन क्या किसको सिखाए। बट इन जनरल आई थिंक इट्स इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल लगता है, लेकिन इट्स अ गुड लर्निंग कर्व, एंड देन गेट यूज्ड टू इट। ओके। और देखिए जो हम जनरली सुनते हैं जब स्टूडेंट्स जाते हैं कहीं बाहर, तो फिर उनको ना साथ में कुछ पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है सस्टेन करने के लिए। या ग्रोसरी स्टोर में करेंगे या पेट्रोल पंप में करेंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके साथ भी कुछ क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा सस्टेन करने के लिए? आई थिंक या दैट आई थिंक वो जो फेज था, that was probably the most stressful phase of my life, especially from like financial perspective, क्योंकि अब यहाँ तो आ गए, ठीक है, अब थोड़े से कुछ मुझे अभी भी याद है, आई थिंक मैंने कुछ 10,000 रुपीज लेके आया था, जो उस वक्त अराउंड $300 होते। दैट वुड टेक्निकली सस्टेन मी फॉर लाइक 1 महीना, maybe, considering my rent and living expenses and food and everything. तो अब $300 तो कितने ही सर्वाइव कर लेंगे उसमें, राइट? तो यहाँ पे एक सेट, आई मीन मुझे वहीं से पता चल गया था इंडिया से कि यहाँ आना है, रहना है तो पार्ट टाइम जॉब करना ही है। सो इनिशियली आई वाज़न्ट लकी टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब
दैट ईज़िली, लाइक काफ़ी काफ़ी स्ट्रेसफुल था मेरे लिए एक पार्ट टाइम जॉब भी क्रैक करना। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी न्यूज़ीलैंड एक्सपीरियंस देखते हैं। अगर आपके पास न्यूज़ीलैंड एक्सपीरियंस है, तो यू आर रियली ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। बट अगर आपके पास नहीं है, थोड़ा चांसेस आपके थोड़ा स्ट्रगलिंग होते हैं अनलेस दैट अपॉर्च्युनिटी, और आपका जो बैकग्राउंड फ्रॉम इंडिया इज़ दैट यू हैव गॉट गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया, जो मेरे पास तो था नहीं। फुल्ली बेस्ड ऑन एजुकेशन था मेरा, मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस था। बट एक चीज़ मैं न्यूज़ीलैंड में आके सीखा हूँ इज़ दैट कोई काम बड़ा नहीं होता और कोई काम छोटा नहीं होता। क्योंकि मैंने यहाँ पे आने के बाद जस्ट टू सर्वाइव सब कुछ ट्राई किया है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक किचन में शेफ़ हैंड था, लाइक असिस्टेंट, लाइक उनको कुकिंग में हेल्प करना। एक वो था इंडियन रेस्टोरेंट, और उनको कुकिंग में हेल्प करना, उधर डिशेज़ क्लीन करना या उनके रिसेप्शन पे डिशेज़ सर्व करना एज़ अ वेटर। Sometimes that, and then some other days I would do like a sales job, knocking on the door, like लोगों के घरों में door knocking करो, उनको पूछो कि आपको vacuum cleaning कराना है क्या, and then do vacuuming in their houses and stuff. तो everything is fair because आप you're earning genuine money, and why not, right? क्योंकि आप अपना survival के लिए fight कर रहे हो। तो ये चीज़ मैंने यहाँ आके सीखी है कि कोई काम like आपको they respect you. They don't look down upon you कि भाई यार ये तो वेटर है, या यार ये वैक्यूम कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स यू। मे बी इंडिया में मैंने थोड़ा नोटिस किया पीपल गेट जजमेंटल अ बिट, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो बट या सो दैट्स from a part-time perspective, that there is no limit to what you can do to make money. मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो लाइक रात-रात भर होटल्स में काम करते हैं, लाइक एज़ अ रिसेप्शन या एज़ अ वेटर, जो कर चुके हैं, अभी भी काफ़ी सेटल्ड है, लेकिन जस्ट टू सस्टेन दैट इनिशियल एजुकेशन टाइम, 1 ईयर या 1.5 ईयर्स, जब आप स्टडी भी कर रहे हो, लेकिन आपको रेंट भी भरना है एंड लिविंग एक्सपेंसेस भी देखने हैं। अ, मज़र जी, मैं आपकी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी क्योंकि लोग जनरली अगर ऐसा काम करते भी हैं, तो वो एडमिट नहीं करते हैं। उनको थोड़ी-सी शर्म आती है कि स्पेशली इन फ्रंट ऑफ कैमरा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारे रिलेटिव्स सुन लेंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि मैंने क्लीनर का काम करा था, मैंने वैक्यूम क्लीनिंग करी, मैंने बर्तन धोए, किचन असिस्टेंट का। तो मतलब जितना इंडिया में जो भी काम छोटे से छोटा समझते हैं, शायद आपने वो चीज़ करा। तो उस टाइम पे इंडिया में आप बताते थे क्या घर पे कि आप ये सब काम कर रहे हो या अपने रिलेटिव्स को, और उनका कैसा रिएक्शन होता था, या तब नहीं बताया एंड यू आर ओपन मोर टॉकिंग नहीं, अबाउट नहीं, इट तब नहीं नाउ? बताया था। तब नहीं बताया था, लाइक इट्स हार्ड, राइट? क्योंकि वो आई थिंक एज़ अ फैमिली, तो व्हेन पेरेंट्स, तो अब वो चाहेंगे कि आप अच्छे से खुशी से रहो। ये सब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने बताया इंडिया में दे गेट जजमेंटल अबाउट थिंग्स, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मैं इंडिया में शायद मैंने बाद में बताया रहूँगा, बट ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी की है, लाइक एंड दैट्स जस्ट व्हाट वाज़ नीडेड एट दैट टाइम फॉर माय सर्वाइवल। वरना लाइक मैंने एक एक बार उनसे पैसे मंगवाए, कि डबल, लाइक एक्स्ट्रा, जस्ट टू गेट मी थ्रू अनदर मंथ। लेकिन उसके बाद आई वाज़ वेरी लाइक आई एम नॉट श्योर कि आई वाज़ वेरी हेजिटेंट टू आस्क फॉर एनी मोर मनी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतना एफर्ट डाला है। अब मैं और पैसे उनसे मंगा रहा हूँ, उनकी सेविंग, लाइक इट्स नॉट लाइक दे वोंट से नो, वो उस वक़्त भी मैनेज कर लेते। लेकिन अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं आया हूँ, इट्स माय डिसीजन टू कम हियर, तो देन आई हैव टू ओन अप टू इट, राइट? एंड देन ट्राई टू फाइट फॉर माय सर्वाइवल, एंड देन आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि मेरे फ्रेंड्स भी जो मुझे यहाँ मिले, कभी-कभी उन्होंने भी मेरे रेंट भरे हैं, लाइक जस्ट एज़ अ सर्वाइवल, एंड देन निकल गए। ओके, तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि इतने सब पार्ट टाइम काम करने के बाद भी कभी-कभी ऐसा फेज़ रहा जब आपके पास रेंट देने के भी पैसे नहीं होते थे, या खाना पूरे खाने के भी पैसे नहीं होते थे? जी, बिल्कुल, या खाने की ये ऐसा ऐसा वक़्त आता है, लाइक अगर आप एक लग्ज़री से बाहर आ रहे हो इंडिया में, जब आपके टेबल पे खाना आता है, मॉम है या जो भी है, आपके सारे काम हो रहे घर में, आप इंडिया में आराम से आप सिर्फ़ पढ़ाई करो और या काम करो, लाइक राइट? बट यहाँ पे आने के बाद सिचुएशन कभी-कभी ऐसी भी आती है कि अरे आज मैं लंच करूँ, या आज मैं डिनर करूँ। ऐसे आते हैं दिन, बट देन दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट
makes or in fact मुझे उसी सबसे मुझे I kind of understood the value of, like, importance of money, and then importance of struggle, and then and सिर्फ मेरा ही struggle नहीं, मैंने काफी friends का भी देखा है, like, and then we fought for it. I think there's nothing wrong in fighting for your survival, and then that's what just brings the true person inside you. ओके। तो देखिए, दोनों चीज़ें, एक तो रेंट का पैसा नहीं, प्लस आपने बोला कुछ-कुछ ऐसे फ़ेज़ेज़ भी आए जब आपको सोचना पड़ता था कि आज मैं लंच करूँ या डिनर करूँ, और साथ में पढ़ाई तो करनी ही करनी है, ऐसा नहीं है ना कि हम पढ़ाई करना छोड़ देंगे। तो उस टाइम पे आपने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे रखा? और वर देयर फ़ेज़ेज़ वेयर यू वर लाइक, आई एम ब्रोकन, आई कांट डू इट एनीमोर? जी, नो, आई थिंक मेरा प्राइमरी फ़ोकस वाज़ ऑन माय पढ़ाई। मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि अभी मेरे पास सिर्फ़ इतने 8-9 महीने हैं, इसमें ही मुझे जो भी स्ट्रगल करना है, मेरा फ़ोकस पढ़ाई पे है। वन्स मेरी पढ़ाई हो जाएगी, देन आई वाज़ ऑलवेज़ होपफुल एंड पॉज़िटिव अबाउट द फ्यूचर कि चलो, ये 2 महीने हैं या 4 महीने या 6 महीने, ये निकल जाएँगे, तो उसके बाद देयर इज़ पॉज़िटिव थिंग्स कमिंग माय वे। That's something that kept me going कि ये थोड़े दिन की बात है, उसके बाद अच्छे दिन आएँगे। um, so इसी तरह, that's how I sustained the initial phase, and then I think after my education also I was slightly lucky, maybe आप कह सकते हो कि जो मुझे पार्ट टाइम में जो स्ट्रगल मिला थ्रू आउट द ईयर, मुझे फुल टाइम ढूँढने में उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, फॉर्च्यूनेटली। तो अच्छे दिन आए। तो चलिए थोड़े अच्छे दिन के बारे में बात करते हैं। आपकी पहली जॉब जब लगी, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, तो लाइक आई सेड, पहली जॉब मिलने में मुझे टाइम नहीं लगा। लाइक आई मीन मैंने मेरी जॉब हंटिंग इन आई थिंक मेरी कोर्स या डिग्री पूरी होने के 2-3 महीना पहले ही स्टार्ट कर दी थी। एंड देन जस्ट बिकॉज़ कोर्स वर्क बैक इन 2010, आईटी वाज़ इन शॉर्ट स्किल इन न्यूज़ीलैंड, क्योंकि वो आईटी के लिए लोगों को बाहर से बुला रहे थे, एंड देन माय एजुकेशन एंड माय डिग्री फिट इन दैट काइंडा शॉर्ट स्किल। तो मुझे एक ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब मिला, जो फुल टाइम तो था, बट इट वाज़ अ वेरी लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज़न्ट परमानेंट, इट वाज़ फुल टाइम, बट इट वाज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब जो सिर्फ़ 3 महीने का था। आपको फिर एटलीस्ट ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि आपको खाना है, दिन लंच खाना है या डिनर खाना है, आप दोनों टाइम का खाना खाना शुरू कर दिया था मैंने। बट आई थिंक वो 3 महीना भी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अम उन 3 महीनों के बाद क्या, राइट? कि अगर आपको अभी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। सो दैट वाज़ चैलेंजिंग, ऑल्दो जैसे मेरे स्टडीज़ में फ़ोकस किया था, वो 3 महीना मैंने मेरे जॉब में फ़ोकस किया कि लाइक लुक, भले मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, ये सॉफ्टवेयर नहीं, मैं आई ट्राई टू सिट विद सम ऑफ द सीनियर्स इन द ऑफिस, जस्ट स्लाइटली आफ्टर आवर्स या जो भी है, उनके साथ रिक्वेस्ट करके आई यूज्ड टू लर्न दैट। And I think that's what worked for me, like, and then after, like, just before the contract period ended, and then they made me permanent. Job का experience भी काफ़ी अच्छा ही है, क्योंकि like it was a very small company, और जैसे आपको पता है न्यूजीलैंड में I think 70-80% are like small businesses, जो family owned businesses है, जिसमें like less than 15-20 employees होते हैं। तो ये भी कंपनी वैसी ही थी। There was barely like 20 people in the office in total. It was very good, proper 9 to 5 job, um, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो जैसे आप आए तो थे स्टूडेंट वीज़ा पे, और फिर जनरली लोगों का यही टारगेट होता है कि आओ स्टूडेंट वीज़ा पे, फिर नेक्स्ट स्टेज इज़ रेसिडेंसी। तो आप अपना थोड़ा रेसिडेंसी का प्रोसेस बताएँगे कि वाज़ इट ईज़ी या डिफ़िकल्ट रहा था? या क्योंकि आपकी परमानेंट जॉब लग गई थी, उसने काफ़ी हेल्प करा आपको रेसिडेंसी मिलने में? जी, आई थिंक रेसिडेंसी का अभी भी शायद वही फॉर्मेट है, दैट देयर इज़ अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम कि आपको 140 या 180 पॉइंट्स करने हैं, एंड देन द पॉइंट्स आर एलोकेटेड कि आपने डिग्री करी है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी है, तो आपको एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स। अगर आपने शॉर्ट स्किल एरिया में डिग्री करी है, तो अनदर 10 पॉइंट्स, प्लस अगर आप ऑकलैंड में रह रहे हो, तो प्लस 10 पॉइंट्स। ऐसे कर करके आई हैड लाइक गुड points that met the permanent residency criteria. So, and then yeah, जैसे आपने कहा कि मेरी permanent job, it did help because I think having a permanent job gave you the most of the points. तो
That job helped me getting my permanent residency. It and I think it was back in the day. It was not as competitive in New Zealand residencies. I think 3-4 महीने में शायद रेसिडेंसी आ जाती थी, जबकि आई नो अभी आफ्टर सो मेनी इयर्स एटलीस्ट 2 साल तो लगते हैं रेसिडेंसी आने के लिए भी। बट उस वक़्त की बात थी वेयर द पॉपुलेशन वाज़ आल्सो वेरी it was not as much, migration was not as much, so it worked in my favor at that time. So परमानेंट रेसिडेंसी के लिए इतने चैलेंजेस तो नहीं आए, थैंकफुली। तो मज़ा जी, जैसे आपने बोला जॉब वॉब सब सेटल हो गई थी, बट कुछ ऐसा लगा क्या कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ से लाइफ बिल्कुल बदल गई हो? Yeah, I think आया ज़रूर आया। I think मैंने जब I think the turning point was getting married, and then bringing my wife here to live with me. उसने भी struggle face किया initially जब वो यहाँ आई, but eventually I think both of us learned, shaped out to be, better humans from that struggle period. But I think yeah, unfortunate कि मेरी wife भी यहाँ आके उसने भी like to help out with whatever part-time jobs and like घर में खाना and then घर देखना, ये सब काफ़ी उसने भी एंड जब उसका भी जॉब जब फुल टाइम में स्विच हुआ, आई थिंक दैट मोमेंट से हमारा थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल स्टेबलाइज़ हो गया था। यहाँ पे आई थिंक दैट्स जस्ट नॉर्मल वे ऑफ लाइफ़स्टाइल कि यहाँ पे बोथ हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप वुमेन डोंट वर्क एंड दे आर हाउसवाइफ्स, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्क हियर। क्योंकि हम जनरली सुनते हैं यहाँ पे काफ़ी वर्क लाइफ बैलेंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है, काफ़ी लेड बैक कल्चर है। और अब आई एम अज्यूमिंग कि आपने 2 से 3 अच्छी कंपनीज़ में काम करा है, तो थोड़ा-सा आप बताएँगे कि कैसा रहता है वर्क लाइफ बैलेंस? इज़ इट अ रियल थिंग? It is. Yes, it is definitely a real thing क्योंकि and I've experienced it and just for context मैंने न्यूज़ीलैंड में अब तक सिर्फ 2 कंपनीज़ में काम किया है over a period of I would say 15-16 years. मेरी फर्स्ट कंपनी में मैंने 7 इयर्स किया और इस करंट कंपनी में मेरे 9 इयर्स होने वाले हैं। So I'm very loyal to my companies. Now फ्रॉम अ कल्चर पर्सपेक्टिव डेफिनेटली यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ और लाइक ये सबको काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। लाइक टचवुड अब तक तो मुझे ऐसा दिन नहीं आया कि मुझे रात में मैनेजर का कॉल आ रहा है या कि कह रहे कि भाई तुम ये काम नहीं कर दिए, आज नहीं किए, या अभी ऑनलाइन आ जाओ, या मैनेजर का कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ इतने सालों में कि आफ्टर आई हैव क्लोज माई लैपटॉप और आफ्टर आई फिनिश माई शिफ्ट that I have to work again. So from that perspective, it's very friendly. And then plus, like emergencies या family situations होती है तो आपको they are very flexible around you. कि अगर आपको चलो 1 घंटे का अपॉइंटमेंट है तो as long as and then again it goes both ways कि अगर आपको कंपनी अगर 1 घंटे का फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है तो it comes back to me कि मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा कंपनी को वापस दे दूँ, right? So it goes both ways. And then there have been situations, मैंने 1 दिन पहले या 1 रात पहले आई फॉर कॉन्टेक्स्चुअल एग्जांपल मेरे साथ ऐसा हुआ था। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन विद माय डैड कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी इंडिया में एंड मुझे जाना पड़ा, राइट? आई मीन देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। सो आई जस्ट लेफ्ट एंड देन आई टेक्स्टेड वन ऑफ माय मैनेजर्स एंड मैनेजर को मैंने पूछा कि देख ऐसे-ऐसे हो गया है, एंड देन लाइक मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। तो मैनेजर वाज़ लाइक कि तू तू मुझे टेक्स्ट मत कर, तुझे जो करना है कर, डू व्हाटएवर यू नीड टू डू, योर फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट। तू एक बार वहाँ जा, मैनेज योर सिचुएशन, जब आप सेटल हो जाओ वहाँ पे, पता चले आपको वहीं हफ्ते भर में या 2 हफ्तों में, उसके बाद तू मुझे मैसेज कर, डोंट वरी अबाउट वर्क। ओके। और जब आप छुट्टियों पे होते हैं तो आप बोल रहे हो कि फोन ऑन कुछ नहीं आता है, क्योंकि इंडिया में जो जनरली मैंने सुना है कि आप काम करते हो, अगर आप 1 दिन की भी छुट्टी लेते हो तो उसमें आपके पास बहुत चांसेस हैं कि कई बार फोन आए।
हाँ, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे तो मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लाइक आई मीन मे बी बिकॉज़ या आई बीन फॉर्च्यूनेट, बट और मैंने सुना भी नहीं है ऐसे लोगों के साथ होते हुए कि आपके पर्सनल टाइम में आपके एम्प्लॉयर्स आपको पिंग कर रहे हैं। इट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द रोल ऑल्सो, लाइक अगर आप शायद रियल एस्टेट में हो या सेल्स में हो तो शायद आपको आपका पर्सनल टाइम उसमें ज़्यादा डेडिकेट करना पड़े, बट आईटी में और अदर एरियाज़ में यू वंस यू क्लोज योर लैपटॉप, बस दैट्स इट, खत्म। उसके आगे आपको ना मैनेजर का कॉल आएगा, एंड दैट्स द थिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि मैनेजर कॉल करते ही नहीं है, लाइक दे इवन दे हैव देयर ओन लाइफ, सो उनके लिए अपनी लाइफ भी उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी लाइफ हमारे लिए है, राइट? सो इट्स जस्ट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि जो भी है, अगर वर्स्ट केस से वर्स्ट केस है, ये हम कल मॉर्निंग में मैनेज करेंगे जब प्रॉपर बिजनेस आज हो। ओके, तो मतलब 5 बजे और डिब्बा बंद। जी पापा जी, बराबर। तो मसर जी, इसी चीज़ पे मैं आगे एक नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर कोई माइग्रेंट्स आना चाहते हैं यहाँ पर, स्पेशली अगर वर्क वीज़ा पर आते हैं, तो उनके लिए कोई एडवाइस आप देना चाहोगे कि किस तरीके से वो जॉब ढूँढें, या उनको थोड़ा और आइडिया देना चाहोगे कि कैसा वर्क कल्चर है यहाँ पे? क्योंकि देखिए, जब आप एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में आते हो, तब भी आपके लिए मुश्किल होता है सेटल होने के लिए। अगर कोई पर्सन यहाँ पर आता है इंडिया से, जो कि मैनेजर था इंडिया में, और वो एक्सपेक्ट करे यहाँ पे आके अपने एम्प्लॉइज़ से कि यू हैव टू वर्क टिल 7 ओ क्लॉक या 10 बजे तक रुकना है, तो वो भी एक कल्चरल शॉक रहेगा यहाँ के एम्प्लॉइज़ के लिए। तो कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप? अगर कोई बंदा ऐसा है जो अपने एज अ मैनेजर आ रहा है एंड देन अपने डायरेक्ट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि मैं इंडिया जैसा ही सिस्टम यहाँ भी चलाऊँ, तो उनके लिए तो डेफिनेटली कल्चर शॉक लगेगा ही। पर अगर मेरी एडवाइस की बात करो आप, तो आई थिंक व्हाट व्हाट आई हैव लर्न पर्सनली इज़ दैट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट? कि अगर आपको अगर आप एक प्लान लेके चल रहे हो, राइट, कि आपने ये प्लान किया है कि मैं इस वक्त ये करूंगा फिर इसके बाद ये करूंगा, तो विच इज़ गुड। अगर सब चीज़ आपके प्लान के हिसाब से हो रही है, वेरी गुड, राइट? क्योंकि उसमें आपको सरप्राइजेस नहीं आ रहे। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो इन माई ओपिनियन इट इज़ इवन बेटर, बिकॉज दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, दैट आप यू बिकमिंग एजाइल कि आप उस चीज़ को एडजस्ट कर रहे हो जो आपने कभी प्लान की, एंड दैट्स हाउ यू लर्न, राइट? So that's my advice कि there is not going to be a smooth ride, because अगर आप मेरी तरह पहली बार आ रहे हो इंडिया से फैमिली छोड़ के, तो डोंट एक्सपेक्ट अ स्मूथ राइड कि देयर इज गोइंग टू बी सम चैलेंजेस, एंड देन चैलेंजेस के बाद ही कुछ पॉजिटिव आपको मिलेगा। So never, I mean, I would say just don't give up. The challenges भी आ रहे हैं. Try to face the challenges. Just see how strong you are. I think that's how I've learned in my life. Facing those challenges. क्योंकि अगर सब चीज according to plan होती रही, तो then you just become a robot. Like you don't get to even know yourself. कि अगर मैं क्या हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं किस प्रेशर को हैंडल कर सकता हूँ। ये सब आपको यू विल नेवर नो अगर सब चीज़ आपके प्लान के अकॉर्डिंग होती रही। जी। और जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस? आई नो काफ़ी टाइम हो गया है आपको यहाँ पे पढ़ाई करते हुए, बट आई एम श्योर लाइक इन टर्म्स ऑफ जो उनका स्ट्रगल रहेगा, वो मोर और लेस सेम ही रहेगा, क्योंकि आज भी न्यूज़ीलैंड में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो, कहीं पे भी जाओ, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आपके पास लोकल एक्सपीरियंस है क्या? तो थोड़े देंगे कि अगर कोई आज आने का यहाँ पे सोचता है और अपने पेरेंट्स की सेविंग्स लेकर आने के लिए सोचते हैं, या एजुकेशन लोन लेकर आने के लिए सोचते हैं, तो उनको अपने आप को मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? प्लस पढ़ाई का प्रेशर अलग। या ऑफ कोर्स नहीं, आई थिंक कोई भी स्टूडेंट अगर ये जो देख रहे हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस उनके लिए ये रहेगा कि डू योर होमवर्क, कि मैं किस एरिया में जा रहा हूँ, किस स्टडी एरिया में जा रहा हूँ, लाइक स्कोप देखो किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है। क्योंकि आप यहाँ आके अगर आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जो जिसका कुछ स्कोप ही नहीं है, तो देन इट्स अ पॉइंटलेस मूव, राइट? तो इतना तो आपको बेयर मिनिमम रिसर्च करना ही है। बट देन अगेन, चलो अगर आपने सब चीज़ सही से रिसर्च करके आपने कोर्स भी सही सिलेक्ट किया, उसके बाद इफ़ यू मेक दैट डिसीजन,
डोंट बैक ऑफ दैट डिसीजन, क्योंकि ट्राई स्टिक टू इट, कि देयर इज नथिंग रॉन्ग कि थोड़ा स्ट्रगल के बाद डोंट गिव अप, स्टिक टू द डिसीजन कि एंड पर्सनल सिचुएशन बता रहा हूँ कि मैं every time I felt like I should give up, I just thought about that moment when I made that decision कि मैंने जब ये सोचा था कि हाँ मैं जाऊँगा, भले चैलेंजेस होंगे मैं मैनेज कर लूँगा। आई यूज्ड टू गो बैक टू दैट डिसीजन एंड थिंक कि मैं जब वो उस वक़्त मुझे सब सही लग रहा था तो अब मैं क्यों वापस जाऊँ? जस्ट फाइट फॉर इट एंड फेस द चैलेंजेस। और आपको क्या लगता है, जैसे क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज में रहे हो, तो कई बार क्या होता है, लोग जब स्ट्रगलिंग फेज में रहते हैं तो या तो उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल जाती है, कई बार बदल जाती है, या तो वो इगोइस्टिक हो जाते हैं, या कई लोग ज्यादा हम्बल हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका आगे कैसा रहता है। तो आपने अपने स्ट्रगल से क्या सीखा, और हाउ डिड इट शेप योर फ्यूचर, योरसेल्फ, द पर्सन यू आर टुडे? या आई थिंक मेरे लाइफ में काफ़ी जो एक्सपीरियंसेस मैंने न्यूजीलैंड में किए हैं, दैट हैज़ रियली शेप्ड मी द पर्सन हु आई एम टुडे, बिकॉज़ इतना एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ डू कि मैं अपने आप को हमेशा उससे कंपेयर करता हूँ जो यू नो जिसके पास ज़्यादा स्ट्रगल है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं मेरी स्ट्रगल कुछ भी नहीं उस बंदे के स्ट्रगल के सामने। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू कंपेयर माय सेल्फ। एंड अगर अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ कि यार वो बंदा लाइक इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मैं स्ट्रगल, तो देन दैट्स अ नेगेटिव काइंड ऑफ कंपैरिजन, राइट? एंड आपको वो डीमोटिवेट कर सकता है ऐसा कंपैरिजन। सो आप अपने आप को उससे कंपेयर करो जो लाइक आपसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तब आपको अपना स्ट्रगल कुछ नहीं लगेगा। सो दैट्स हाउ आई वुड सजेस्ट लाइक whoever's coming and have that kind of mentality of learn it the hard way. मेरे पास चॉइस नहीं था, बट नाउ that's how the kind of person I am, and then that would motivate you to fight more, right? And then give more efforts into that education or thing that you're doing. ओके। और आज आप लाइक खुश हो इस डिसीजन से कि आप न्यूजीलैंड आए थे? आपको लगता है कि आपने अचीव कर लिया जो सोच कर आए थे? आर यू वेल सेटल्ड इन लाइफ? हाउ वुड यू हाँ, ऑफ कोर्स डिस्क्राइब? निकला है तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ। स्पेशली अबाउट द डिसीजन ऑफ कमिंग टू न्यूज़ीलैंड, क्योंकि आई नो फ्रॉम लाइक आई नो दैट काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे इंडियंस को या देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेसिज़्म एंड स्टफ। इन न्यूज़ीलैंड में मैंने पर्सनली ऐसा रेसिज़्म भी फेस नहीं किया है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का वेदर अच्छा है, ऑल्दो थोड़ा ठंडा है, बट इट्स स्टिल वेरी गुड। So I don't regret anything of my decision that I made here. And then the most important part is कि मैंने यहाँ पे आके ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाया है जो लाइक they're going to be friends for life, क्योंकि एंड ये फ्रेंड्स मेरे जो शुरू में जो बने हैं वो अब तक है और आई एम श्योर आगे भी रहेंगे, क्योंकि दैट्स माय फैमिली हियर, दैट्स माय सपोर्ट सिस्टम इन न्यूजीलैंड। क्या आप अपनी फैमिली को मिस करते हो? कभी आपको लगता है कि किसी भी ऐसे फेज में कि न्यूजीलैंड नहीं आना चाहिए था? आई नो आपने बोला कि आप खुश हो, बट फिर भी कुछ ऐसा रिग्रेट आता है क्या कभी? ऑफ कोर्स आता है। आई मीन फैमिली को कौन नहीं मिस करता? यस, मैं बहुत मिस करता हूँ फैमिली को। मैं नाना-नानी, दादा-दादी इनके साथ पले-बड़े, राइट? बट अब मेरे बच्चों के लिए दैट दे आर नॉट फॉर्च्यूनेट इनफ टू हैव दैट, बट दैट्स समथिंग दैट आई विश कि आई कैन चेंज फॉर देम, कि वो भी अपने कज़िन्स के साथ बड़े हो जाए, लाइक उनके ऊपर भी नाना-नानी, दादा-दादी ये सब के साथ पले-बड़े वो लोग। दैट्स वन थिंग दैट आई काइंड ऑफ विश कि that's something I miss. थैंक यू मजर जी, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। और थैंक यू अपनी इंसाइट्स शेयर करने के लिए, अपने ट्रू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई एम श्योर आपने जो भी बताया है, वो जो भी आने वाले एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हैं जो न्यूजीलैंड आने का सोचते हैं या काम करने के लिए आने के लिए भी सोचते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। स्पेशली मैं बोलूँगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि आ तो सकते हो आप आसानी से, इनफैक्ट लोन लेकर भी आ सकते हो, पर यहाँ पर आने के बाद स्ट्रगल्स आपके काफ़ी रहेंगे। एनी लास्ट मिनट थिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल टू आवर ऑडियंस?
No, I think see, look, Champi ji, the pleasure is all mine. I think आपके चैनल पे आकर मेरी जर्नी बताना, मेरे स्ट्रगल्स बताना, like, and the whole intention is कि सिर्फ स्ट्रगल ही नहीं रही मेरी लाइफ में, like there is, I've come out of that, and then जो मेरे struggles थे, that's shaped me into what I am right now. And then वो कहते हैं ना, सबर के बाद सबर का फल मीठा होता है, राइट? सो आई थिंक जो भी देख रहा होगा उनके लिए एक ही मैसेज है मेरा कि लाइक हैव पेशेंस, सबर रखो, लाइक देयर इज गुड इन दिस वर्ल्ड दैट विल कम बैक टू यू, सो डू गुड, गुड विल कम बैक टू यू। थैंक यू। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।